हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम लग। तो कैसे हैं आप लोग। तो क्वेश्चन आज का जो मॉक टेस्ट वो 2 रहेगा। मॉक टेस्ट सेकंड है आज का। कल मॉक टेस्ट 1 हो गया था हमारा, आज मॉक टेस्ट 2 है, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि एक बोतल ऑफ कंटेनर्स, यानी एक बोतल का जो है 4/5 भाग दूध से भरा हुआ है, मतलब दूध से, तथा शेष भाग जो है पानी से भरा हुआ है। कितना मिश्रण समान मात्रा में पानी द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए ताकि मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इसका तरीका क्या है। लॉन्ग तरीका तो सबको पता है, लेकिन शॉर्ट तरीका क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, अगर यहाँ पर देखा जाए, यानी मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, अगर उसको बनाने की कोशिश करें, तो अगर हम टोटल मिश्रण 5 मान लेते हैं, ठीक है, कुल टोटल मिश्रण हम 5 मान लेते हैं, तो 5 में से अगर 4 भाग मिल्क है तो 1 भाग क्या रहेगा, वाटर रहेगा। ठीक है, अब कह रहा कितना मिश्रण समान मात्रा में पानी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो, मतलब 1 मिल्क हो जाए और 1 ही वाटर हो जाए। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि दोनों में डिफरेंट कितना है। डिफरेंट यहाँ पर कितने का है, 3 का। लेकिन आपको ये काम यहाँ पे नहीं करना है ना। अब यहाँ पर ये काम क्यों नहीं करना, क्योंकि ये डिफरेंट दोनों में नहीं हो रहा है, केवल मिश्रण में हो रहा है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, इसका जब जोड़ेंगे 2, लेकिन क्या आपका रेशियो तो बदलेगा, लेकिन क्या आपका मिश्रण चेंज होगा, क्योंकि उतना ही पानी आप निकाल रहे हैं, जितना मिश्रण निकाल रहे हैं उतना ही पानी डाल रहे हैं, तो मिश्रण में तो कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। तो मिश्रण को बराबर कर दीजिए, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 5 का कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो नया रेशियो हमें प्राप्त होगा वो 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, ये प्राप्त हो जाएगा। और जब 5 का इधर कराएंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये 5 एकम 5 हो जाएगा। तो अगर देखा जाए टोटली, तो यहाँ पर टोटल देखा जाए तो ये 8 मिश्रण यहाँ पर है, और बदलाव कितना हुआ है, 3 का, है ना। यानी आप एक में ही तो बदलाव देखेंगे, ठीक है ना, एक में ही तो बदलाव देखेंगे। तो एक में जो बदलाव देख रहे हैं वो 3 रेशियो बढ़ रहा है, और किससे बढ़ रहा है, वो 8 से बढ़ रहा है। तो इस रेशियो को उठाना है, बाकी हमको और सबको इग्नोर कर देना है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इस वाले मिल्क से देखना है कि दूध और आधा पानी हो जाए तो कितना पानी से प्रतिस्थापित किया गया है, यानी दूध वाला परिवर्तन नहीं हुआ, तो उसको देख लेते हैं। तो 3/8 गुणे 100, जैसे इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 37.5%। कितना आएगा, 37.5% आ जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद हम आपको इसका दूसरा तरीका ही बता देते हैं। अगर आपको ये तरीका नहीं आएगा तो दूसरे तरीके से भी कर लेना। कैसे, जैसे आप मान लो क्वेश्चन यहाँ पर आप क्या लेते हैं, मिल्क लेते हैं और इसके बाद वाटर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि भाई 5 भाग में से 5 भाग टोटल है, जिसमें से एक क्या 4 भाग दूध है ना, टोटल मिश्रण में से। तो भाई अगर एक आधा आधा करना है तो एक यहाँ पर मान लेते हैं 1/5 मिल्क आपका वाटर हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा। और यहाँ पर अगर देखें तो इसे हम मान लेते हैं कि भैया 1 भाग ये हो जाएगा। ठीक है, 1 भाग ये हो जाएगा। और दोनों को अगर आधा आधा करना है तो बीच में 1/2 मान लो, बीच में 1/2 मान लो। ठीक है, बीच में 1/2 मान लो। अगर 4 दूध है तो 4 तो यहाँ दूध रहेगा, और 1 क्या रहेगा, 1 रहेगा पानी, है ना। और कितने में से, 5 में से, यहाँ 5 भी कर सकते हैं आप टोटल। ठीक है, अब आधा आधा हो जाए तो इन दोनों को माइनस करना होगा। जैसे ही अब 1/2 में 1/5 माइनस करेंगे तो भाई 1/2 में अगर माइनस करेंगे 1/5 तो एलसीएम तो 10 आने वाला है। 2 पंचे 10 और 5 दूनी 10, यानी 3/10 आ जाएगा इधर से। और इधर अगर माइनस करते हैं किससे, 4/5 से। ठीक है, तो इसको भी माइनस करके देख लेते हैं। अब अगर इससे माइनस करेंगे हम 4/5 से किसको, 1/2 को, तो एलसीएम तो 10 ही आने वाला है। 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 2 पंचे 10, 5, यानी यहाँ से आ जाएगा 3/10, यानी दोनों बराबर सेम आ जाएंगे, दोनों बराबर ही आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो यहाँ पर आधा आधा हो गया, इसका मतलब 3/10, 1:1 बन रहा है, 1:1 बन रहा है ना। तो 3 यूनिट। अब यहाँ पर टोटल मिश्रण अगर देखते हैं तो टोटल मिश्रण है कितना, भाई कितना यूनिट मिलाया गया ये देखना पड़ेगा, है ना। तो 3 यूनिट ही तो मिला रहे हैं, 3 यूनिट मिला रहे हैं, 3 यूनिट मिला रहे हैं। ठीक है, 3 यूनिट मिला रहे हैं। अब ये देखना है इससे कितने से ज़्यादा मिला रहे हैं,
है ना। 10 में से 2 आपको हटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 2 यूनिट हम ज़्यादा मिला रहे हैं, तो यहाँ पर 3/8 इससे भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है, चलिए हम आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन लाते हैं। और ये आपका अगला क्वेश्चन, ये देख लीजिए, मिनी मॉक टेस्ट का ही क्वेश्चन है ये। और इसमें ये देखो ऑप्शन नंबर आपका कितना दिया है, 37.5 दिया है। ठीक है, यही क्वेश्चन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। ठीक है भाई, हाँ, तो इसको हटाते हैं। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपने। अगला प्रश्न अपना क्या रहेगा, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है भाई, इसको हटा देते हैं पहले। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को लगाया है मैंने, इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए बताइए, तो इसने क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने ये कहा गया है कि 4 अंकों की छोटी सी छोटी, यानी 4 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या आपको बतानी है। ठीक है भाई, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। तो जाहिर सी बात है 1000 तो छोटी है, लेकिन ये क्या पूर्ण वर्ग है, नहीं है। 1016 है, नहीं है। 1024 है, तो 1024 एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। आप इसको डिवाइड देख लीजिए किसका पूर्ण वर्ग होगा ये। अगर ये पता करना है तो लास्ट का इकाई अंक देखो 4 है, और 4 किसके किसके स्क्वायर में आता है, एक तो 2 के और एक तो 8 के, है ना। अब यहाँ पर अगर 2 को हम काट दें तो 10 से छोटा पूर्ण वर्ग क्या होगा, 10 से छोटा पूर्ण वर्ग होता है 3, और यहाँ भी 3। अब हमको पता करना है 32 का स्क्वायर है या 38 का, तो सीधे सीधे आपको क्या करना है, 3 से एक बड़ी संख्या लेना है 4, तो 4 3 12। अब 12 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर 12 आ गया, तो अब ये देखो क्या 12 जो 10 है क्या 12 से छोटा है, 12 से छोटा है, तो इसका मतलब छोटा वाला आंसर होगा। यानी ये किसका स्क्वायर है, 32 का स्क्वायर है 1024। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अगला सवाल क्या होगा, ये तो हो गया आपका, है ना। ये वाला देखते हैं, ये क्वेश्चन आप बताइएगा जल्दी से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, दिखाई देना चाहिए। ये चलिए, क्वेश्चन कह रहा है 12,500 पर एक वर्ष के लिए 8% की दर से सालाना और छमाही गणना करने पर प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या है। देखिए, ऐसा सवाल कभी आए तो आपको इसको ऐसे नहीं करना है कि आप परेशान हो जाएं। देखो, 1 साल का जो साधारण ब्याज होता है और जो सीआई यानी सीआई और एसआई 1 साल के दोनों आपस में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाई पहले साल का तो चक्रवृद्धि ब्याज 8% ही रहेगा। ठीक है, अब दूसरे साल में दोबारा वो क्या कह रहा है, यदि दर को छमाही कर दिया जाए, तो अगर 8% को हम साल में बांटेंगे 2 भागों में, तो 4% की दर लगेगी 6 माह में। और अगर 1 माह में 6 महीने में 4% है, तो अगले 6 महीने में फिर से 4%, क्योंकि हमको चक्रवृद्धि ब्याज लेना है, और फिर से 4 गुणे 4 कर दीजिएगा। सक्सेसिव मेथड बहुत ही आसान होता है इसके लिए। अब यहाँ से देखो 4 चौको 16, जब 16 में 100 का भाग होगा तो 0.16 आएगा, तो यह 4 4 8 जोड़ देंगे तो 8.16% आपको छमाही की दर से मिलेगा। तो इन दोनों के बीच कितना डिफरेंट है, केवल 0.16 का ही तो डिफरेंट है, तो 0.16 हमको ज़्यादा मिलेगा ब्याज अगर इसको हम छमाही लगा देते हैं, है ना। तो अगर 0.16 हमको ज़्यादा मिल रहा है, तो वही 0.16 हमारा किसका 0.16% निकालेंगे, 12,500 का, यही ब्याज हमको ज़्यादा मिलेगा। और ये दशमलव हटेगा, नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ये है ना। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अब देखो दशमलव हटा 2 जीरो, लेकिन ये प्रतिशत में था तो 2 जीरो और आएंगे, क्यों, क्योंकि ये प्रतिशत में था। अब 16 5 80, 16 दूनी 32, 8 40 की जीरो। अब इसके बाद 16 एकम 16 और 16 4 20, ये 20 है ना। अब इसमें नीचे 2 जीरो भी हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, तो हमारे पास 20 रुपये इस प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 रुपये इस प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, क्लियर।
मतलब 8 देखो, 1 साल के लिए साधारण ब्याज और जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो बराबर होता है। और अगर इसकी दर को छमाही कर दिया गया है तो मैंने इस दर को छमाही कर दिया 4% में, अब 1 साल में 2 बार मिलेगी तो उसको हमने सक्सेसिव मेथड लगा दिया। कौन सा मेथड? A+B और प्लस AB गुणे 100 मतलब बटे 100, ये वाला नियम लगा दिया हमने। बस देख लिया ये कितना दर बढ़ रहा है, तो 0.16 बढ़ रहा था, 0.16% इसका निकाल दिया हमने, है ना। तो आपका आंसर आ गया। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर, है ना। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है उसकी देखते हैं। वो सवाल क्या है अगला सवाल क्या है, ये सवाल देखते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है और सब RWA की ही है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 64/पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं है। अब गोले का हमको क्या पता होना चाहिए? गोले का हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए। तो आपको पता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², जो कि किसके बराबर दिया है? 64/पाई के बराबर दिया है। ठीक है, अब यहाँ देखो 4 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 4 एकम 4 और 4 छंग 24। अब अगर ये पाई नीचे ले जाएंगे, ये नीचे चला जाएगा, तो R² की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी? 16/पाई²। तो इसीलिए R की वैल्यू यहाँ से क्या प्राप्त हो गई? इसका 4 और इसका पाई, तो रेडियस आ गई 4/पाई। ठीक, अब 4/पाई रेडियस आ गई। अब हमको निकालना है आयतन, और आयतन होता है गोले का 4/3 पाई r³। तो त्रिज्या को 3 बार रखना है, तो जब 4/3 यहाँ है गुणे पाई है, त्रिज्या को 3 बार मतलब 4 चौको 16 चौको 64, और नीचे में क्या आ जाएगा? पाई³। अब यहाँ पर देखो यहाँ एक पाई से एक पाई कट जाएगा तो स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पर ये 3 से तो कटेगा नहीं, तो 4 का डायरेक्ट गुणा ही करा देते हैं। तो 4 चौको 16 की 6, अब 4 छंग 24 और 1 25, 256 तो ऊपर हो गया। नीचे कितना? पाई² बचा और 3 बचा, तो नीचे हो जाएगा 3π²। और आयतन का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब। तो 256/3π² सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर होगा, जो कि आपको फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन नंबर A इसका सही जवाब होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या पूछेगा, चल देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट सवाल, इसको करके दिखाइए जल्दी। इसको करेंगे आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार प्लाट का परिमाप 86 मीटर है। अगर परिमाप 86 है तो आपको पता है कि जो आयत होता है वो लगभग ऐसे होता है, और ये लंबाई होती है और ये चौड़ाई होती है। तो 2 बार इसमें लंबाई आ रही है, 2 बार चौड़ाई आ रही है। इसका मतलब इसका जो परिमाप होगा इन सभी भुजाओं का योग होगा। तो 2 लंबाई और 2 चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा? 2 कॉमन, लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 86 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास लंबाई और चौड़ाई का जो योग आ जाएगा 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, यानी 43 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे उसने दिया है 462, इसका क्या है? आयतन है। तो आयतन की 2 भुजाओं का गुणनफल होता है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई इसका जो है वो 462 है। अब आपको इसको सॉल्व नहीं करना, ऑप्शन के अनुसार चलना है। अब ये देखिए, क्या 42 और 11 का जोड़ 43 बन रहा है? नहीं, गलत। यानी लंबाई चौड़ाई, आयाम का मतलब क्या है? लंबाई चौड़ाई पूछा है। क्या 36 और 12 का बन रहा है? नहीं, गलत। 22 और 21 का देखो बन जाएगा 43, और इनका गुणा कराने पर भी 462 ही आएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर C सही होगा। कभी कभी तो ऑप्शन से बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा? 22 और 21। क्लियर कर पाओगे? बाकी और इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, आगे नहीं बढ़ना, परेशान हो जाएंगे नहीं तो। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, बहुत ही आसान था। ठीक है, तो ऐसे सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। ठीक है, हाँ, तो अगला प्रश्न हम लोग करेंगे, क्या पूछा है उसको देख लेते हैं। यहाँ तक हो गया, ये भी हो गया, ये देखते हैं। ये चलिए इसको करते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा कि एक पाइप से
एक पाइप से एक टैंक को 15 घंटे में भरा जाता है। पेंदी में रिसाव के कारण यानी पेंदी में रिसाव होने के कारण यानी छेद होने के कारण 20 घंटे में भरता है। यदि टैंक पूरा भरा गया हो और पाइप बंद है तो रिसाव के द्वारा उसे खाली होने में कितना समय लगेगा? बिल्कुल सही है। अगर मान लो टैंक ए है, पाइप ए को टैंक को 15 घंटे में लगते हैं भरने में, और पाइप बी को छेद होने के कारण 5 घंटे एक्स्ट्रा लग जाते हैं यानी 20 घंटे लगते हैं। दोनों कैल्शियम यानी कार्य कितना था? कार्य हमारे पास 60 था। अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 चौको 60, 20 से डिवाइड करेंगे 20 तिया 60, और ये खाली करने वाला है। अगर ये मतलब भरने वाला है और ये खाली करने वाला है। अब यहाँ पर देखा जाए तो इनमें अंतर कितने का है? एक का। एक की स्पीड से अगर इस 60 को हम खाली करने लगेंगे तो इसका मतलब उसे खाली होने में 60 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, क्योंकि ये खाली करने वाला था, छेद होने के कारण तो 15-20 की स्पीड से वो टैंक को भरने में लगता है, यानी 5 की स्पीड से ही भर रहा है, 15 की स्पीड से खाली हो रहा है। इसलिए 4 वाला माइनस होगा, 3 वाला प्लस होगा, तो 1 की स्पीड से खाली हो जाएगा। यानी 60 घंटे लगेंगे इसको खाली होने में। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न चलिए नेक्स्ट क्या ये हो गया? चलो इसी को देख लेते हैं। ये प्रश्न क्या पूछा है इसको देखते हैं। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है? तो देखो 11 से विभाज्यता का रूल तो आपको पता होगा। यदि इनके अंकों का योग 11 से कटे, कहाँ चला गया यार? यदि इनके अंकों का योग 11 से कटे तो भी 11 से ही कटेगा। कहाँ गया? ठीक है, 11 से ही कटेगा। और ऐसे भी संख्या 11 से कटती है जब विषम अंकों और सम अंकों का योग 11 से या तो 11 हो या तो कुछ और। यार खो गया क्या कहीं? यही है यार, है ना? देखो तो यही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैंने यही तो बताया आपको। तो आप इनमें देख लीजिए करके कि कौन सा हो सकता है। तो आप 11 से जैसे ही इन संख्याओं को डिवाइड करेंगे ना, तो यही संख्या एक ऐसी है जो 11 से नहीं कटने वाली। बाकी ये तीनों संख्याएं 11 से कट जाएंगी। आप करके देख लेना, ठीक है? स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं। और 11 से कटने का रूल समझ लीजिए। जैसे मान लो ए, बी और सी और डी लिखा है, तो देखो ये 1 नंबर में आ रहा है, ये 2 नंबर में आ रहा है, 3 नंबर में आ रहा है, 4 नंबर में आया है। तो अब देखो विषम स्थान ये है और सम स्थान ये है। अब यहाँ विषम स्थानों पर जो आया है वो आया है ए और सी, यानी ए प्लस सी, बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे, बी और डी यानी बी प्लस डी। अगर इनका जो अंतर है, इन विषम संख्याओं के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों के योग का जो अंतर है, या तो 11 आ जाए या फिर 0 आ जाए, तो संख्या 11 से कट जाती है। वही रूल आप इसमें लगा के देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट भाई साहब, है ना? तो अभी मैंने देखा ये, अभी ये देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। चलो क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि मोहन की आय महेश से 150% अधिक हो तो बताइए कि महेश की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो भैया अगर यहाँ पर मान लो ये मोहन है और ये महेश जी हैं, ठीक है? अगर महेश की आय 100 है तो इसकी 250 होगी, क्योंकि 150% अधिक है। 0 से 0 अगर काट देंगे तो 5 से 5 बार में कट जाएगा, 5 से 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब उसने ये कहा है कि भैया कितनी कम है, तो 3 कम है ना। और किससे कम है? 5 से कम है। परसेंटेज के लिए 100, 5 से 20 बार में कट जाएगा, और 2 का जब 20 का 3 में गुणा कराएंगे तो 20 3 60, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर आ जाएगा। 60% कम है। ठीक है, क्लियर? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है उसकी बात करेंगे हम लोग। ठीक है भाई, ये सवाल क्या कर लिए हम लोग? नहीं किए। चलो इसको करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:4 है। ठीक है, कितना है? 7:4 है। दो संख्याओं का जो है रेशियो कितना दिया है? 7:4 दिया है।
अब उसने कहा प्रत्येक संख्या में 12 की वृद्धि होती है तो अनुपात 3:2 हो जाता है, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। बहुत ही आसान है, चलो करते हैं। भाई दो संख्याएं हमारे पास जिनका रेशियो 7 और 4 है, प्रत्येक संख्या में 12 बढ़ रहा है तो उनका रेशियो कितना हो जा रहा है 3 और 2। अब प्रत्येक संख्या में अगर बढ़ रहा है तो अंतर बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ पर देखें तो अंतर कितने का है 3 का, जब भी अंतर बराबर नहीं आता तो इनका अंतर कितने का 1 का। तो नया रेशियो क्या बनेगा, नया रेशियो जब 1 का गुणा ये वाले का इन दोनों में कराएंगे तो 7 एकम 7 और 4 एकम 4 ही रहेगा। 3 का गुणा नीचे वाले में कराएंगे, 3 त्रिको 9 और 3 दूनी 6। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आराम से 2 का अंतर आ रहा है। तो क्वेश्चन ने कहा 2 नहीं जोड़ा गया है बल्कि 12 जोड़ा गया है, यानी इससे कितने गुना ज़्यादा, 6 गुना ज़्यादा। अब उसने पूछा क्या है, संख्याओं के योगफल पूछा है। तो 7 4 11 होता है, और 11 जब ये इससे 6 गुना है तो ये 11 न होकर ये भी इससे 6 गुना, यानी 11 छंग 66 इसका प्रश्न का जवाब होगा। कितना होगा 66, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। ध्यान रहे जब अंतर बराबर हो तो नहीं करना है गुणा, और जब अंतर बराबर नहीं है इन दोनों रेशियो के बीच तो यहाँ पर इन दोनों रेशियो का डिफरेंट और इन दोनों रेशियो का डिफरेंट निकाल के दूसरे वाले रेशियो के डिफरेंट का पहले वाले रेशियो में गुणा करना है, और पहले वाले रेशियो के डिफरेंट का दूसरे वाले रेशियो में गुणा करना है। फिर अंतर आपका बराबर हो जाएगा, फिर कंपेयर कर लेना है, जितने गुना वो हो तो इन दोनों को योग पूछा है तो जोड़ के उसके उतने गुना कर दो, यदि अंतर पूछा जाए तो घटा के उतने गुना कर दो। यदि पहली संख्या पूछी जाए तो 7 में कर देना, दूसरी संख्या पूछी जाए तो 4 में कर दो। तो आप कैसा भी प्रश्न का जवाब पूछा जाएगा आप कर लेंगे। ठीक है, क्लियर भाई। चलो नेक्स्ट चलते हैं, अगला सवाल। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या पूछा गया है। और ये सवाल आपकी स्क्रीन पर जल्दी से बताएं। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कह रहा है कि एक व्यापारी ने अंकित मूल्य पर 10% की छूट प्राप्त करके एक वस्तु खरीदी है और उसे अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेच दिया है। लाभ प्रतिशत निकटतम कितना होगा ये बताएं सही पूर्णांक में। तो भैया अगर मान लो किसी वस्तु का 100 रुपये अंकित मूल्य लिखा हुआ है, अब उसे 10% की छूट पर अगर एक दुकानदार खरीदता है तो 90 में खरीद लेता है, तो अब ये जो 90 है ये दुकानदार का क्या बन जाएगा, ये दुकानदार का सीपी बन जाएगा, यानी क्रय मूल्य बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अब ये देखना है कि और खरीदी और उसे अंकित मूल्य से 20%, यानी उसमें जो 100 रुपये लिखा है उससे बढ़ाकर 20% ज़्यादा में बेच दिया है, तो 120 में बेचा है। तो अब उसने 10% कम में ख़रीदा था, यानी 90 में ख़रीदा था और 20% ज़्यादा में बेचा है, मतलब 120 में बेचा है, तो कितना फ़ायदा ले रहा है, यानी 30 रुपये का फ़ायदा ले रहा है। अब जब 30 रुपये का फ़ायदा ले रहा है और किससे ले रहा है, हमेशा लाभ प्रतिशत सीपी से निकालते हैं, तो नीचे सीपी आ जाएगा, गुणे नीचे 90, गुणे में प्रतिशत के लिए 100 आ जाएगा। 0 से 0 कटा, 3 से काट देंगे, 3 त्रिको 9। जब 100/3 आया आपके पास तो 100/3 तो 33 सही 1/3 होता है, तो 33 सही 1/3% आ जाएगा। लेकिन उसने तो पूर्णांक में पूछा है तो पूर्णांक का उत्तर कितना होगा 33%, यानी 1/3 तो होगा ही नहीं, फिर कितना हो जाएगा 33%। क्लियर, क्योंकि पूर्णांक तक ही पूछा है। चलिए नेक्स्ट करते हैं अगला सवाल। अगले सवाल देखते हैं क्या है भाई। ये देखते हैं ये क्या है। ये देखो ये भी इम्पोर्टेंट ही है, आप देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट ही रहेगा। क्वेश्चन ने कहा गया कितने वर्षों में एक धनराशि 25/4% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर 2 गुना हो जाएगी। कुछ नहीं, एक राशि है 2 गुना हो रही है, तो ब्याज कितना मिल रहा है 1 रुपये, यानी 1 रुपये एसआई मिल रहा है, 1 रुपये प्रिंसिपल है, गुणे दर कितना है 25/4 है, समय हमको बताना है और बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। और अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जब 100 ऊपर जाएगा तो हमारे पास ये 100 इधर भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इधर भी चला जाएगा। तो यहाँ पर टी की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 100 और गुणे में ये 4 और बटे में 25, 25 चौको 100 और 4 चौको 16, यानी 16 वर्ष इस प्रश्न का जवाब आ रहा होगा। यानी 16 वर्ष में कोई राशि 25/4% प्रतिवर्ष की दर से 2 गुना हो जाएगी यदि साधारण ब्याज लिया जाता है तो। ठीक है, तो क्या आएगा समय 16 वर्ष। क्लियर, ठीक है भाई, समझ में आया। चलें आगे चलें, स्क्रीनशॉट कर सकते हो। अगला सवाल, अगले सवाल की ओर चलते हैं। ठीक है भाई, अगला सवाल ये रहा। अगला सवाल बॉडमॉस से है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है बॉडमॉस का सवाल। ठीक है भाई,
बॉड मास, देखिएगा बॉड मास का सवाल है, इसको करते हैं। देखो कैसे होगा। देखो जब आपका बॉड मास कहीं भी दिखाई दे तो आपको बॉड मास का मतलब समझना है कि भैया बॉड मास कहता है कि सबसे पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ऑफ करना है, फिर डिवीज़न करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर ऐड और बाद में सब्ट्रैक्शन करना है। तो ब्रैकेट का मतलब ये होता है 4 प्रकार की। एक तो रैखिक ब्रैकेट होता है, एक छोटा ब्रैकेट होता है, एक मझिला कोष्ठक होता है, एक बड़ा कोष्ठक होता है। तो सबसे पहले रैखिक करते हैं, तो रैखिक तो इसमें है नहीं, तो छोटा करेंगे, छोटा है इसमें। तो छोटा सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि ये वाला पहले सॉल्व करेंगे, कौन सा, 4 गुणे 8 भागे 1/4। तो भाग का मतलब है संख्या पलट जाती है, तो 4 गुणे 8 और ये संख्या पलट गई, ये भी 4 और ये 1/8 नीचे लगा है, तो 8 से 8 खत्म हो जाएगा, तो 4 चौको 16। मतलब इतने का सॉल्विंग कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर 4 का 4 ये का लिखा है ना, इसका मतलब गुणा होता है, तो 4 से 4 कट गया, 1 बचा, 4 में 1 का भाग करेंगे तो 4 ही आएगा, तो दूसरे ब्रैकेट का मतलब 4 आ गया। ठीक है, अब 4 में जब 4 में इसे 8 का भाग करेंगे तो 1/8 यहाँ से जाएगा नहीं, 4 दूनी 8 है नहीं, 1/2 आ जाएगा। यानी अब यहाँ तक की सॉल्विंग कितनी आ गई, 1/2, बीच में प्लस है और इसकी सॉल्विंग कितनी आई थी, 16 आई थी। तो अब आप समझिएगा प्रश्न को मैंने क्या किया है। ठीक है, क्योंकि यही प्रश्न समझने का तरीका है। देखो अब यहाँ पर इसका मतलब 1/2 है और इसका मतलब 16 है, ये दोनों सॉल्व हो चुके हैं। अब बीच में क्या लगा है, प्लस। अब हमको प्लस के इस पार से सॉल्व करना है, तो का मतलब फिर से गुणा है, तो ये 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब 3/12 अगर लिखा जाएगा, कोई भाग का निशान है तो 12 नीचे आएगा, तो 3 चौको 12, 1/4 आएगा, और 1/4 यानी ये अब बन जाएगा 8 माइनस 1/4 प्लस 1/2 प्लस में 16, ये बन जाएगा। अब 16 और 8 कितना होता है, 24। ठीक है, अब 24 ये हो गया। अब 1/4 और 1/2 को सॉल्व करेंगे तो नीचे एलसीएम तो 4 आएगा। अब 4 से जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 एकम 4, तो 1/4 आ जाएगा। तो अब आपको इसको सॉल्व करना है। 24 सही 1/4 ऑप्शन में नहीं मिलता है, तो 24 चौको 96 और 1 97/4 ढूंढ लेना, आपको 97/4 किसी ऑप्शन में ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका बॉड मास का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 97/4 आएगा। ठीक है, क्लियर भाई, कितना आएगा, 97/4। ठीक है भाई, तो इतनी ये सब का सॉल्विंग कितना आ गया, 94/7। चलिए अगले चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर आपको ले चलते हैं। ठीक है, अगले सवाल की ओर। बहुत ही आसान है, कुछ कोई भी इतना कठिन नहीं है सवाल, ये आपको नहीं आएगा, ये तो हम कर चुके हैं। ठीक है भाई, तो आंसर तो बहुत ही आसानी से आ रहे हैं, तो आपको घबराना नहीं है। और ये लो, ये क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। अगला देखते हैं, अगला क्या है, रिसेंट, इसको भी कर चुके, इसको भी कर चुके, इसको करें क्या, हाँ इसको करते हैं, चलो ठीक है। ये क्वेश्चन चलो, कह रहा है ए का 2 दिनों का कार्य बी के 3 दिनों के कार्य के बराबर है। बहुत ही आसान है। अब ए का जो कार्य है ना, कितने दिन का, 2 दिन का, इसको फिक्स करते हैं यार पहले। तो चल ए का जो 2 दिन का कार्य है वो किसके बराबर है, बी के 3 दिन के कार्य के। तो इनकी जो ये तो समय है, तो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या निकल के आएगी, A/B बराबर आएगा 3/2। यानी ए की फ्रीक्वेंसी 3 है, बी की फ्रीक्वेंसी 2 है। कह रहा है कि ए उस कार्य को 8 दिन में कर लेता है, मतलब अगर वो 8 दिन में करता है 3 की स्पीड से, तो टोटल कार्य कितना रहा होगा, 24। अब 24 कार्य को कौन करेगा, बी अगर उसे पूरा करे तो 2 की स्पीड से 24 काम को वो कितने दिन में करेगा, 12 दिन में करेगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा 12 दिन। ठीक, क्या होगा सही जवाब, 12 दिन होगा। तो आपको फ्रीक्वेंसी पता करनी है। जब भी आप कार्य क्षमता पता कर लेते हैं और उसमें टाइम का गुणा कर देते हैं तो टोटल कार्य आ जाता है। ठीक है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी 3 थी ए की और टाइम भी 3 ए का दिया था, तो अगर हम गुणा कर देते हैं फ्रीक्वेंसी में तो 24 कार्य आ जाता है। अब टोटल 24 कार्य को अगर बी द्वारा कराएंगे 2 की स्पीड से, तो वो 12 दिन लगाएगा। क्लियर, तो आंसर कितना आएगा, 12। चलें आगे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, ये अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसको करते हैं। चलिए बताइएगा,
थोड़ा सा अगर इमेज फट रही हो तो भाई मैनेज करना, क्योंकि HD में तो नहीं दिखेगा, है ना। तो ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई है और इससे मासिक कुल बिक्री में 20% की कमी की गई है। तो भाई अगर किसी इसमें सक्सेसिव मेथड लगा दो। सक्सेसिव मेथड का मतलब होता है A प्लस माइनस बी प्लस माइनस A गुणे बी अपॉन 100। अब इसमें क्या रूल है, देखो पहले बढ़ रहा है तो मतलब 10% की वृद्धि हो रही है, फिर घट रहा है मतलब 20% की कमी हो रही है, फिर इसके बाद बढ़ेगा घटेगा तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। तो 10 गुणे 20 बटे में कितना हो जाएगा 100। जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया। अब 10 और 20 में कितने का अंतर है, -10 का, और ये -2 इधर से आएगा तो -2 ये आएगा, तो टोटल कितना आएगा -12%। -12% की कमी हो जाएगी, ठीक है। क्या प्रभाव पड़ेगा, -12% की जो है आपका डिस्क्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है भाई। तो सक्सेसिव मेथड इज़ द बेस्ट मेथड। क्लियर, सक्सेसिव मेथड इज़ द बेस्ट मेथड, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है भाई। क्लियर है ना, ओके। चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल, ये तो कर चुके हैं, है ना, ये तो कर चुके हैं। ये लो, औसत का एवरेज का सवाल है, इसको करिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, एवरेज का सवाल है, ठीक है भाई। एवरेज का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, बताइए, करिए इसे। क्वेश्चन में कहा गया है, ये क्या कहा गया है कि यदि 4 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है तो भाई 4 गुणे 12 कर लेंगे तो 12 चौक 48 हो जाएगा। आगे कहा गया इन बच्चों और इनके पिता की औसत आयु 20 वर्ष है। इसका मतलब है कि अगर पिता और शामिल हो जाता है तो संख्या 5 हो जाती है और औसत भी बढ़ जाता है, औसत 20 हो जाता है, तो 20/100। अब अगर पिता की आयु पूछा है तो इन दोनों का माइनस कर लो, और जब 10 में से 8 गया तो 2, और यहाँ पर 9 में से 4 गया 5, यानी पिता की आयु 52 वर्ष होगी। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। कितना होगा 52 वर्ष। बस एक संख्या बढ़ रही है, औसत ही बढ़ रहा है, गुणा कराओ, योग निकाल लो, अंतर कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये हम लोगों ने अभी नहीं किया था, इसको करते हैं, ठीक है। चलो इसको करते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। और इसमें कहा कि इसको पहले लॉक करते हैं। किसी व्यापार में ए और बी के निवेश का जो रेशियो है, यानी ए और बी का जो निवेश का रेशियो है वह 7:5 है। अब आगे कहा गया है कि उनके लाभ का अनुपात 2:5 है। यदि ए ने अपनी धनराशि का निवेश 6 महीनों के लिए किया था तो बी ने अपनी धनराशि का निवेश कितनी महीनों के लिए करेगा। तो देखो मैं आपको यहाँ पर एक बता देता हूँ कॉन्सेप्ट, कि जब भी आपका जो लाभ बांटा जाता है यानी प्रॉफिट बांटा जाता है, वो हमेशा आपकी जो साझा की गई राशि होती है, यदि राशि और जितना भी आपने टाइम लगाया होता है ना, जितना भी टाइम आपने व्यतीत किया होता है, वो उसका जो गुणनफल होता है वही प्रॉफिट के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो 7 अगर आपने अगर आपने पूंजी लगाई थी और कितने महीनों के लिए लगाई थी, 6 महीनों के लिए लगाई थी, गुणा कर दो, ये भी प्रॉफिट हो गया। और जो 5 है उसका नहीं पता तो उसमें हम x का गुणा कर देते हैं, तो ये भी हमारा प्रॉफिट हो गया। अब इस प्रॉफिट को हम बराबर कर सकते हैं 2:5 के, क्योंकि पहले वाला का प्रॉफिट दिया, नीचे वाले का, तो 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, अब x इधर चला जाएगा, तो इन दोनों का अगर गुणा कराते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 21, यानी 21 महीनों के लिए v ने लगाया था व्यापार में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। यानी प्रॉफिट में टाइम मतलब आपका पूंजी में टाइम का गुणा करना है और उसको प्रॉफिट के बराबर कर देना है, बस कहानी ख़त्म, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान होता है और ऐसा एक सवाल पूछा जाएगा। क्लियर भाई, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या होगा। ये तो कर चुके हैं हम, है ना, समग्र कमी कर चुके हैं। ये करते हैं, ये भी कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले।
तो लगभग हम अपने सारे सवाल कर चुके हैं, आपको मैंने करा दिए लगभग 16-17 क्वेश्चन। और जो भी बचे होंगे देखते हैं, नीचे दिखाई तो नहीं दे रहे हैं वैसे। ये भी कर चुके हैं, अभी प्रॉफिट परसेंट वाला, ठीक है ना। चलो ढाई कर ही चुके हैं, तो क्या है अब। चलो देखो अब यूट्यूब पे जाना है आपको, पहली क्लास देखनी है। तो पहली क्लास के लिए मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर सर्च करना है आपको चैनल का नाम, ठीक है। चैनल का नाम सर्च करना है, जैसे मैंने सर्च किया और ओके किया तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। मैं सर्च करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये चैनल दिख जाएगा। अब आपको क्या करना है, तो वीडियो आपको यहाँ तो नहीं मिलेगा, तो आपको एक काम करना है, इस पे टच करना है, ठीक है। इस पे टच करना है और इसके बाद इसमें आपको अप्लाई कर देना है और इसको फिर इसमें आवाज़ आएगी, थोड़ा सा इसकी आवाज़ को धीमी कर लेते हैं, ठीक है। आवाज़ को धीमी बंद कर देते हैं। अब आपको बताते हैं कि भाई कहाँ पर आपको वो वीडियो मिलेगा, कल वाला मॉक टेस्ट। तो कल वाले मॉक टेस्ट के लिए करना क्या होगा, इसको बड़ा कर, छोटा हो गया यार, है ना। चलो यहाँ पर एग्ज़ाम लब UPP मैथ मॉक टेस्ट RW ऐसे डाल देना है, सर्च करना है, ठीक है। तो अगर सर्च करेंगे तो देखो पहला वीडियो ही आपके सामने आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे सर्च करोगे तो पहला वीडियो आपके सामने आ रहा है और ऐसे ओके कर देना। ओके करोगे तो तुरंत आपको ये मिल जाएगा, जो कि कल हमने करवाया था, बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसको आप इनके बड़ा भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, स्पीड से भी चलेगा ये, ठीक है, नो टेंशन। क्लियर है भाई। तो ये देखो, हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम लग। तो कैसे हैं आप लोग, तो जल्दी से बता दीजिए। तो आप इसे देख सकते हैं। और आज हम लोग यूपी पुलिस की ये जो भी आपके मैथ और ये सारे क्वेश्चन कराए थे हमने, तो आप यहाँ सर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने बता दिया आपको कैसे करना है, ठीक है। चलो अब आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और होमवर्क वाला प्रश्न जो आपने कल दिया गया था वो ज़रूर आप बताएंगे। और आज का स्कोर आपका कितना रहा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ये देखिए, ये स्कोर आपको दिखा सकते हैं, ये किए थे और यहाँ पर फर्स्ट रैंक दिख रही है आपको, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ऐसी ही मेहनत करना है आपको कि आपका यहाँ पर जैसा स्कोर दिख रहा है, लगभग आपका 18 से 19 प्रश्न आपको सही करने ही हैं, ठीक है, अगर आपको नाम लाना है, ठीक है। क्लियर। चलिए बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं कल आपको इसी सीरीज़ की क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए। और अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।